मेरे भाई को भी मुझसे छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। और फिर बाद में वो आदमी आया, उससे मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर जब मैंने शोर किया और मेरे भाई को मारा भी। और फिर मुझे कहा कि फिर मुझे दूसरे दिन कहा अगर तुम हमारे साथ कोर्ट नहीं गई तो हम तुम्हारे भाई को 7 मंजिला बिल्डिंग से नीचे फेंक देंगे। मुझे तो उसकी सब बातें याद आती है। जब वो मुझे शाम को चाय बना के देती थी, उसकी वो मुस्कुराहट याद आती है और मेरी छुट्टियां बनाती थी वो, उसकी बातें याद आती। I was surrounded mostly by Muslim friends. Their concepts were getting into my mind, and somewhere I felt that they were right, even whether they were right or not. I started feeling that they were right, and that's how I started getting more and more inclined towards Islam. जियो मैं पता लगा तो हमारा नाम अमीना रखा था। जी ने बनाए तो हुए तो खाली सैन लेने थे मुझे ना पर बनाए क्या ना तो मुझे सैन लेने थे पर हुए कि तू तुझको अल्लाह क्या बेकार घर आया तो मौलवी तो के तू मुझे पूछो तो मैं तो ना के तू नहीं थेवा चाहता के तू पर हुए तो हुए मौलवी तो क्या ना क्या पर माठ गई ना पर हुए जो घर वाला था ना वो घर पूरे मुसलमान थे वे तो પછી મને તો ખબર મને ખબર પડે તક કે તમારો નિકાહ નામું છે મેં તો મેં નિકાહ નામું કર્યું ને કે તું મેં સાથે કરે ને એ તમારું ફુઈવારી કરાવ મને ખબર ના તું خرجان تعطن كتشكو كاسبه بعد دويس بهيبانشني في أكتر تاني نبر أنا بكوستر تشيد كر ونبر مزاني شب سيريد كن يعني مزاني كتشكانش شغد مزاني وشب سري ما كتشكا كن يعني نحسالي بقرا هتانا كي بساله باوان فارغنا وما هم بجافة خدي يعني قالك عماتي يعني إنسان بخطائي يعني ناحملينه يعني ما تقول أمي خوكو جنا دست منا هاتم خوكو جن جنات هيلا. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो टुडे वी गोना टॉक अबाउट केरला स्टोरी एंड ये स्टोरी है केरला में रह रही 3 लड़कियों के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सीरिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास यूएस की एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ इस मूवी की मेन कैरेक्टर यानी शालिनी को एक कैदी की तरह लाया जाता है। फिर उन्हें एक इंट्रोगेशन रूम में बैठा दिया जाता है। उन पर ये सारे इल्जाम लगे होते हैं कि वो एक आईसिस की एक एजेंट है जो कि एक सुसाइड बॉम्बर बनकर वहाँ एक बड़ा धमाका करने वाली थी और इससे कई मासूमों की जान को खतरा भी था और इसी के चलते उन्हें कई सालों तक की सजा सुनाई जाने वाली थी। पर इससे पहले कि उन्हें कोई भी सजा होती, शालिनी उर्फ फातिमा उन लोगों से ये कहती है कि आपने ये इल्जाम तो लगा दिया कि हम आईएसआई के एजेंट हैं, पर हम आईसिस के एजेंट बने कैसे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करते बल्कि हमें तो एक रोबोट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसका कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। इसीलिए आपको मेरी ये स्टोरी सुननी ही होगी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ से अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हमें इशाक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो फातिमा के साथ अफगानिस्तान के रास्ते कहीं जा रहा था। इसी बीच रास्ते में जब गाड़ी रुकती है तो फातिमा देखती है कि वहाँ आसपास कई सारी कटी हुई बॉडीज पड़ी हैं जिसे देखकर फातिमा उल्टी करने लगती है। फिर इशाक कुछ गन्स लेकर और एक दवाई खाकर वहाँ से आगे निकल जाता है। उसके बाद इशाक फातिमा को अपने एक पुराने घर ले जाता है जहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फातिमा घर में औरतों के साथ बिजी रहती है तो वहीं इशाक दूसरे आदमियों के साथ एक बड़े हमले की साजिश रच रहा था। वहीं घर की औरतें फातिमा से पूछती हैं कि आखिर तुम हो कहाँ की। तब फातिमा उन्हें बताती है कि मैं इंडिया में केरला से हूँ जो कि द हेवन ऑफ अर्थ है। खुली वादियाँ, नीला आसमान और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और नानी थे और वो अपनी पढ़ाई के लिए नेशनल नर्सिंग कॉलेज में जाती है। उस कॉलेज में शालिनी की 3 बेस्ट फ्रेंड्स बनती हैं, नीमा, गीतांजलि और हाफिजा, और ये तीनों शालिनी की रूममेट्स भी थीं। उसके बाद हम भी बस देखते हैं कि ये सभी जब वेलकम स्पीच में बैठी होती हैं तो हाफिजा को छोड़कर बाकी तीनों की कोई बराबर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था। इसका मतलब किसी की नजर इन पर पहले से ही थी। इतना ही नहीं बल्कि उन पिक्चर्स को तो बाद में 2 मौलवियों को फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इशाक और फातिमा एक पुराने से घर में जाते जो रेगिस्तान में ही होता है। उस घर की हालत काफी खराब होती है पर थोड़ी बहुत साफ सफाई और मरम्मत के बाद वो रहने लायक हो जाता है। अब इशाक और फातिमा यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकने वाले थे। इसी बीच हम देखते हैं कि इशाक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ फातिमा के साथ जबरदस्ती
करने की कोशिश करता है। हालांकि फातिमा उसे मना करती है पर इशाक उसकी एक नहीं सुनता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद फातिमा बहुत रोती है। मूवी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर शालिनी और उनकी बाकी फ्रेंड्स एक साथ डिनर का प्लान बनाती हैं। वहीं हम व्यूअर्स देखते हैं कि हाफिजा किसी को फोन करके ये कहती है कि यहाँ से हम सीधे बीच के लिए निकलेंगे। अब जब ये लोग डिनर के लिए निकलते हैं तो हाफिजा इन्हें अपने कजन भाइयों से मिलवाती है, अब्दुल और रमीज। अब्दुल एक शहर का बड़ा बिजनेसमैन था जबकि रमीश अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके फॉरेन जाना चाहता था। बट शालिनी का ये कहना था कि अगर हमने इतनी पढ़ाई करी है तो हमें इंडिया रहकर इंडिया को ही क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। जबकि रमीज का कहना था कि हमारे धर्म में ऐसा कहा जाता है कि आप जितना भी पैसा कमाओ उसका कुछ हिस्सा आपको गरीबों में बांटना होगा उनकी मदद के लिए। इसीलिए मैं यूके जाकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और इंडिया में रहकर इतना सारा पैसा कमाना तो पॉसिबल नहीं है और यही रीजन है कि मैं इंडिया से बाहर जाना चाहता हूँ। अब ये सभी एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। ये लोग बीच पर जाकर काफी पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं और उसके बाद ये दोनों इन्हें डिनर के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और अब जब ये चारों डिनर के लिए बैठी होती हैं तो डिनर करने से पहले हाफिजा और नीमा अपने अपने धर्म की प्रेयर करती हैं। इस पर शालिनी और गीतांजलि कहती हैं कि हम वैसे तो खाना खाने से पहले गॉड को थैंक यू नहीं बोलते पर हाँ खाना खाने के बाद उन्हें थैंक यू जरूर बोलते हैं। तभी इसी बीच अब्दुल और रमीज वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों भी उन्हें डिनर पर ज्वाइन करते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ पर डांस भी करते हैं जहाँ पर शालिनी को ऐसा महसूस होता है जैसा कभी वो अपने सपनों में सोचती थी, बिना किसी की रोक टोक वाली खुली आजादी। खैर ये सब कुछ जो उन लोगों के साथ हो रहा था वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत एक ट्रैप था। डिनर के बाद वो लोग वॉक करते हुए आते हैं। तभी हाफिजा उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग इस्लाम धर्म को नहीं मानते तो अल्लाह तुम्हें दोजक की आग में जलाएंगे। दोजक यानी कि नर्क या फिर यूँ कहें कि हेल, और उस हेल की आग इस धरती से 70% ज्यादा तपन से भरी एक भयंकर आग होती है। इसलिए हर किसी को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए, नहीं तो खुदा का कहर कब किस पे बरस जाए कोई नहीं कह सकता। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मौलवी हाफिजा और उनके दोनों कजन्स को कहते हैं कि उन लड़कियों से और ताल्लुकात बढ़ाओ और अपने इन कनेक्शंस को आगे तक लेकर जाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट भी कर दो। अपनी फ्रेंडशिप को और गहरा करने के लिए हाफिजा उन लड़कियों को अपने घर ईद पर बुलाती है। मूवी अब वापस से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि इशाक फातिमा से ये कहता है कि उसे काम के सिलसिले से कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहना होगा। एक्चुअली इशाक एक टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा था और वो एक टेररिज्म एक्टिविटी के लिए ही घर से बाहर निकल रहा था। इशाक के जाने के बाद फातिमा मौका पार कर अपनी मदद के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि बीच चौराहे पर एक लड़की को गोली मार दी गई है क्योंकि वो भी भागने की कोशिश कर रही थी। इतना ही नहीं, उनके ग्रुप का लीडर तो एक लड़की का हाथ काट देता है और उसके पति का गला काट देता है, सिर्फ इतनी सी बात के लिए क्योंकि उसकी वाइफ ने लिपस्टिक लगाई थी और उसके पति ने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। ये सब देखकर फातिमा बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी उसकी हेल्प करती है और उससे ये कहती है कि तुम ऐसी हालत में जबकि तुम प्रेग्नेंट हो तुम्हें बाहर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि अगर किसी को जरा से भी भनक पड़ी तो वो तुम्हें मार डालेंगे। इस पर फातिमा कहती है कि तुम भी तो बाहर घूम रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता। तब वो लेडी बताती है कि वो ग्रुप का लीडर उसका हस्बैंड है तो उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर जाओ और वहीं छिपी रहो और अगर भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एक बार फिर से इंट्रोगेशन वाला सीन आता है जहाँ पर शालिनी और फातिमा से वो लोग कहते हैं कि तुम तो अपनी मर्जी से सीरिया जा रही थी, हम तुम्हारा यकीन कैसे करें कि तुम जो भी बोल रही हो वो सच बोल रही हो। शालिनी इस पर कहती है कि हमें एक तरीके की दवाई दी जाती थी, दवा तो नहीं पर उसे ड्रग्स कहा जा सकता है, जो हमारा माइंड बहुत तेजी से वॉश कर रही थी। हम लोग एक तरीके से कठपुतली बन गए थे, हमें कुछ भी होश नहीं था, हमें तो जो बताया जा रहा था हम उसी पर विश्वास कर रहे थे। दूसरी ओर हम लोग एक आदमी को उसी दवा को बेचते हुए देखते हैं जो ये कहता है कि इसे
जिसे खाने से भूख प्यास बिल्कुल मर सी जाती है, नींद नहीं आती है और हम अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और इन लोगों का मिशन होता है कम उम्र की लड़कियों को फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करना और उन्हें एक सुसाइड बॉम्बर बनाकर आतंक फैलाना। जिन लड़कियों को ये लोग चूज करते थे उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं होती थी, या फिर यूँ कहिए कि उसकी जिंदगी एकदम खत्म हो जाती थी, क्योंकि या तो फिर वो सुसाइड बॉम्बर बनकर मरेगी और अगर वो इन लोगों की बात नहीं मानती है तो वो लोग इनका क्या हाल करते हैं वो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। अब हमें वापस से हाफिजा दिखाई जाती है जो किसी को फोन कर कर ये कहती है कि वो तीनों लड़कियां मार्केट की ओर निकली हैं, वो अभी मॉल में होंगी। और जब ये लड़कियां शॉपिंग कर रही होती हैं तभी कुछ लड़के आकर इनसे बदतमीजी करते हैं और जब ये उनके अगेंस्ट जाती हैं तभी 4 से 5 लड़के आकर इनको घेर लेते हैं और इनके साथ और भी ज्यादा बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कि इनके कपड़े तक भी फाड़ देते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे, हमारा जहाँ मन करेगा हम वहाँ हाथ लगाएंगे। ये तीनों काफी सहम सी जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी एक लड़की आकर इन पे हिजाब उड़ाती है और जब ये लोग अपने रूम में पहुँचती हैं तब हाफिजा इन पर गुस्सा भी करती है और इन्हें समझाती भी है। उनसे ये कहती है कि क्या तुमने कभी देखा है कि हमारे धर्म की औरतों का कभी रेप हुआ है या उनके साथ किसी ने बदतमीजी की है? हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि हम हमेशा हिजाब पहनकर निकलती हैं। इसलिए खुद को अगर तुम सेफ रखना चाहती हो तो हमेशा हिजाब पहनकर निकला करो, देखना तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हाफिजा आगे भी बहुत कुछ कहती है जो रिलीजन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक मूवी है, इसीलिए आप इसे एंटरटेनमेंट की नजर से ही देखें। हाफिजा उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे भगवान शिव जब उनकी वाइफ मरी थी तो वे एक इंसान की तरह रो रहे थे, तो क्या कभी किसी का भगवान रोता है इंसान की तरह? और तुम्हारे भगवान कृष्ण जिनकी एक नहीं बल्कि हजारों और लाखों रानियां थीं, उन सभी के साथ वो रास लीला रचाते थे। और तुम्हारे भगवान राम जो खुद अपनी वाइफ तक को नहीं बचा पाए, जब तुम्हारे सारे गॉड इतने हेल्पलेस हैं तो फिर आखिर तुम लोग उन्हें क्यों मानते हो? इस पर शालिनी कहती है कि सिर्फ हम नहीं बल्कि करोड़ों लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो क्या वो सबके सब गलत हैं? हाफिजा का कहना था कि हम तुम्हारी तरह मंदिरों में भगवान को नहीं ढूंढते, हमारे अल्लाह तो हर जगह है। तो हाफिजा इनडायरेक्टली इन लोगों का ब्रेन वॉश कर रही थी। उसका कहना था कि सिर्फ अल्लाह ही उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जबकि उनके भगवान में कोई भी दम नहीं है। नीमा एक क्रिश्चियन थी और वो हाफिजा की बातों में नहीं आने वाली थी। उधर शालिनी और गीतांजलि अपने बॉयफ्रेंड्स को वो सब कुछ बताती हैं जो उनके साथ मॉल में हुआ। रमीश का कहना था कि अगर वो उनके साथ होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हाफिजा रमीश से कहती है कि ये लोग इतने स्ट्रेस में हैं, तुम्हारे पास तो इसकी कोई दवा होगी ना, वो इन्हें दो। और यहीं से शुरुआत होती है ड्रग्स की, जो इनडायरेक्टली इन्हें धीरे धीरे दिया जाने लगता है। यहाँ से मूवी थोड़ी आगे बढ़ती है और अब इन चारों में नजदीकियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। ये लोग काफी सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। फिर रमीज और अब्दुल का ये कहना था कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को एक्सेप्ट कर ले तो चाहे निकाह यानी शादी हुई हो या ना हुई हो, वो लोग आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं और ऐसा करना गुनाह नहीं है। और एज अ रिजल्ट शालिनी और गीतांजलि दोनों अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ इंटीमेट हो जाती हैं। स्टोरी 3 महीने और आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं हाफिजा ने इन्हें अपने ही रंग में रंग दिया था, क्योंकि अब तो ये लोग हिजाब पहनने के साथ साथ नमाज भी पढ़ने लगी थी। साथ ही साथ वो लोग उनकी रीति रिवाजों को भी फॉलो करने लगी थी। कुछ दिनों बाद शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर हाफिजा का शालिनी से कहना था कि इस बच्चे को दुनिया कभी भी कबूल नहीं करेगी और अगर तुम अपनी और इस बच्चे की सलामती चाहती हो तो तुम इस्लाम को कबूल कर लो। वही मूवी वापस से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर फातिमा एक लड़की को जन्म देती है। उस समय तक इशाक वापस आ जाता है, बट इशाक को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। वो तो हमेशा फातिमा को और उसकी बच्ची को बुरा भला कहता ही रहता था। कुछ दिनों बाद इशाक वापस से अपनी दूसरी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए फातिमा और उसकी बच्ची को अकेला छोड़कर चला जाता है। फातिमा उर्फ शालिनी अब मौका पाकर उसी लेडी के पास जाती है जिसने उसकी हेल्प की थी, क्योंकि अब शालिनी को कुछ शक होने लगा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। इसीलिए वो फोन करना चाहती थी अपनी माँ को और सब कुछ बताना चाहती थी कि किस तरह वो बुरी फंस चुकी है। अब उसको और उसकी बेटी को जान का खतरा है, इसीलिए अब वो इंडिया वापस आना चाहती है। पर उस लेडी के पास फोन नहीं होता है, इसीलिए वो दूसरी औरत के पास शालिनी को ले जाती है। वहाँ
पहुंचकर शालिनी अपनी माँ से मलयालम में बात करती है जिससे कोई दूसरा उनकी बातों को ना समझ सके और वो पकड़ी भी ना जाए। बट ये दोनों जैसे ही वहाँ से निकलती हैं, उस दूसरी लेडी को उसका हस्बैंड गोली मार देता है जस्ट बिकॉज उसे इस बात की भनक लग जाती है कि किसी ने तो यहाँ से इंडिया मैसेज भेजा है। मूवी में अब वापस से केरला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शालिनी और गीतांजलि दोनों का ही ब्रेन पूरी तरीके से वॉश हो चुका है और जब ये लोग अपने अपने घर पहुँचती हैं तब इनके पेरेंट्स इन्हें देखकर समझ जाते हैं कि इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है। गीतांजलि के पेरेंट्स तो बहुत रोते हैं, वहीं शालिनी की मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सब जो तुम कर रही हो ये सब कुछ गलत है, बट इन दोनों के अकॉर्डिंग यही धर्म सबसे बेस्ट है और अगर हम लोग इस धर्म को नहीं अपनाते हैं तो हम सबको नर्क की आग में जलना होगा। इस समय शालिनी और गीतांजलि को सिर्फ वही सब कुछ सच लग रहा था जो हाफिजा ने उससे कहा था, इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ना बेटर समझा रेदर देन अपनी माँ बाप की बात मानना। फिर ये लोग मौलवी के पास आकर अपना धर्म चेंज करवा लेते हैं और वहीं पर इन दोनों को भाग्यलक्ष्मी नाम की एक लड़की मिलती है और जब शालिनी उससे पूछती है कि आखिर तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया, तब उसका कहना था कि उसे भी एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया था। फिर ना मेरी फैमिली उसे एक्सेप्ट करती और ना उसकी फैमिली, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और प्यार का कोई मजहब नहीं होता, इसीलिए मैंने भी अपना धर्म चेंज कर लिया है। ये सब सुनकर शालिनी भी रमीज से कहती है जल्द से जल्द शादी करने के लिए। रमीज भी उसे हाँ कह देता है। वहीं दूसरी ओर गीतांजलि ड्रग की इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गई थी कि उसे हर वक्त ड्रग्स चाहिए था और उस ड्रग के नशे में वो हर वक्त अब्दुल से बात किया करती थी। अब्दुल भी उसका मिसयूज किया करता था, जैसे कि वो कभी कभी उससे उसके न्यूड फोटोज भी मंगवाता था। सबसे ज्यादा हद तो तब हो जाती है जब हाफिजा गीतांजलि से कहती है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस सच्चाई से खुश नहीं है तो उन्हें नकार दो, उन्हें अपने माँ बाप के पद से बेदखल कर दो, हमेशा के लिए उन्हें भूल जाओ। खैर, गीतांजलि जब अपने फादर से मिलने जाती है जो कि हॉस्पिटलाइज हो चुके थे और वो अपने फादर के मुंह पर थूक कर जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था और जो उनके धर्म का नहीं है वो काफिर है। ऊपर जाकर अल्लाह उन्हें दोजक की आग में जलाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब्दुल गीतांजलि को सीरिया चलने के लिए कॉल करता है, पर गीतांजलि को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि कैसे ये लोग मासूम लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, प्यार का झांसा देते हैं, फिर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और जब वो मासूम लड़कियां इनके ट्रैप में फंस जाती हैं तो उन्हें किस तरीके से सीरिया ले जाया जाता है इल्लीगल एक्टिविटीज के लिए। गीतांजलि अब्दुल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे इरादे क्या हैं, वो तो अच्छा हुआ कि तुम इम्पोर्टेंट हो, नहीं तो मैं भी आज तुम्हारे जाल में फंस चुकी होती। बट ये सब सुनकर अब्दुल काफी गुस्से में आ जाता है और वो गीतांजलि को धमकी देता है कि वो उसकी सारी न्यूड पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा, इसलिए उसको उसकी बात मान लेनी चाहिए। गीतांजलि ये सब कुछ इग्नोर करके उसका फोन कट कर देती है, बट अब्दुल को बहुत गुस्सा आता है और वो मन में ठान लेता है कि वो गीतांजलि को सबक सिखा कर रहेगा। वहीं दूसरी ओर शालिनी मौलवी से अपने और रमीज की शादी की बात करती है। तब मौलवी उसे बताते हैं कि रमीज तो अपने माँ बाप के साथ किसी जरूरी काम से मालदीव गया हुआ है। शालिनी इस पर बहुत डर जाती है और वो बहुत परेशान होती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, समाज तो मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं और फैमिली भी मुझे नहीं अपनाएगी क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ दिया है, तो इससे बेहतर तो यही होगा ना कि मैं मर जाऊँ। मौलवी को बस इसी डिप्रेशन का फायदा उठाना था, इसीलिए वो शालिनी को ये कहता है कि इशाक नाम का एक आदमी है जो पहले ईसाई था बट उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो तुम कहो तो तुम्हारा निकाह मैं उससे करवा देता हूँ और वो तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम देगा, जिसके बाद तुम इंडिया से बाहर जाकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकोगी। शालिनी के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो इस निकाह के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिनों बाद शालिनी का निकाह हो जाता है और उसी दिन शालिनी की मॉम आती है जिसका कहना था कि ठीक है, अगर तुम किसी और धर्म में कन्वर्ट होना चाहती हो तो मैं इस बात से राजी हूँ और अगर तुम्हें अपनी पसंद के लड़के से शादी करनी है तो भी मैं राजी हूँ, बट तुम मेरे साथ रहो, तुम इंडिया छोड़कर मत जाओ, तुम कहो तो मैं भी इस धर्म को अपना लूंगी बट प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। बट हाफिजा बीच में आ जाती है और वो शालिनी को ऐसा करने से रोक लेती है। उसका कहना था कि अब जो होना था वो हो चुका है, इसीलिए
आप अपने घर वापस लौट जाइए। फिर शालिनी की मॉम गीतांजलि को फोन करके पूछती है कि आखिर शालिनी ऐसा क्यों कर रही है। गीतांजलि को शालिनी के लिए बहुत दुख होता है क्योंकि गीतांजलि अब सब कुछ समझ चुकी थी और वो वापस अपने माँ बाप के घर आ चुकी थी। तभी गीतांजलि को फोन पर न्यूज मिलती है कि एक नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट की न्यूड पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, वो भी बहुत तेजी से। और ये पिक्चर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया और सिंगापुर में भी वायरल हो चुकी हैं। गीतांजलि के घर के अब सारे फोन अचानक से एक साथ रिंग करने लगे थे। पूरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का कॉल भी आने लगता है। गीतांजलि के पास और कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है। समाज के डर से वो खुद को सुसाइड कर लेती है। वहीं शालिनी अपने इंट्रोगेशन में बताती है कि बस इतना ही नहीं, नीमा के साथ भी उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है क्योंकि मेरे जाने के बाद उन लोगों ने नीमा से भी कांटेक्ट किया और अपने धर्म में शामिल होने के लिए कहा, पर नीमा ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसके ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला दिए। उसके बाद नीमा को वो लोग अपने घर ले गए और रोजाना 18 से 20 लोग उसका रेप करते थे। अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। उन्हें किसी के दर्द और तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। शालिनी का कहना था कि अब्दुल ने न सिर्फ गीतांजलि को बर्बाद किया बल्कि उसके डेथ के बाद उसके घर में आग लगा दी थी और उनके माँ बाप को बेघर कर दिया था। इतना ही नहीं, जब नीमा कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जाती है तो ऑफिसर्स का कहना था कि ये सारे एविडेंस काफी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए और वो लोग भी उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फातिमा को अब उन लड़कियों के बीच में बैठा दिया जाता है जो अब सुसाइड बॉम्बर बनाई जाने वाली थी। जो लड़कियां ऐसा करने से मना कर देती थी उनका शारीरिक शोषण किया जाता था, बिल्कुल किसी स्लेव की तरह। नेक्स्ट डे इनको बॉम्ब प्लानिंग के लिए सीरिया बॉर्डर पर ले जाया जाता है और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उनकी मौत निश्चित है। शालिनी ने मैप बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए उसे पता था कि सीरिया बॉर्डर पर यूएस आर्मी भी है, इसीलिए वो किसी तरीके से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। बट शालिनी के साथ 2 और औरतें भी होती हैं लेकिन उन्हें टेररिस्ट मार गिराते हैं। इन सब का हेड इशाक होता है पर वो शालिनी को नहीं पकड़ पाता। 17 से 18 घंटे के बाद शालिनी को यूएस ड्रोन डिटेक्ट करता है और उसके बाद हम व्यूवर्स को वही सीन दिखाया जाता है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शालिनी का कहना था कि आप मुझे इंडिया भेज दीजिए और मैं उन सब का पर्दाफाश कर दूंगी। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन इस टेररिज्म एक्टिविटी में शामिल है। बट पुलिस वालों के लिए शालिनी की ये सारी बातें उसे बेगुनाह साबित करने के लिए काफी नहीं थी क्योंकि उसने खुद की मर्जी से इंडिया छोड़ा था और वो कई सालों तक टेररिज्म ग्रुप का हिस्सा भी रही थी। इसीलिए शालिनी को जेल भेज दिया जाता है। लास्ट में शालिनी अपनी माँ से बात करती है और ये कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं जल्द से जल्द इंडिया आने की कोशिश करूंगी और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।